नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, हम यहां पर देख रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6th की सेक्शन को। साथियों, यहां पर हमने 8वां जो चैप्टर है वो खत्म कर लिया है और 9वें चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यहां पर आपको इस किताब के अंदर क्या है, एक प्रकार से पैराग्राफ दिया हुआ है, लुक अहेड। बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा पैराग्राफ है जो कि आपको आने वाले चैप्टर को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब ये क्या है, इतना ज़्यादा लंबा टॉपिक होता है कि इसको एनसीईआरटी के क्लास 6th में जानबूझ के कवर नहीं किया गया, क्योंकि क्या है, ये अपने आप में हर एक जो शब्द है उसका अलग अलग चैप्टर यहाँ पर निकलता हुआ नज़र आता है। तो इसी वजह से क्या है, मैं भी पूरा चैप्टर इसके ऊपर ना बना के बस एक छोटा सा एक की अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप कर देता हूं, ताकि आने वाले जो चैप्टर्स है 9वां 10वां और 9 से 12 पूरा चैप्टर है वो आपको बहुत ही अच्छे से आराम से समझ में आए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य था, उसके खत्म होने के बाद जो आगे आने वाला समय है उसको हम कहते हैं पोस्ट मौर्यन एज। ठीक है, जो कि 182 बीसी से शुरू होता है। अब जैसे ही मौर्य साम्राज्य के खत्म होता है तो हमें देखने को मिलता है कि जो शुंग डायनेस्टी है वो राज करने लग जाती है बिहार के आसपास का या फिर मौर्य साम्राज्य का जितना भी इलाका है। उसी के साथ साथ कुछ एरिया में कण्व वंश का शासन देखने को मिलता है। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें तो हमें इंडो ग्रीक का शासन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हमें देखने को मिलता है कि 3 डायनेस्टी का उभार होता है, शुंग, कण्व और इंडो ग्रीक। और इसी के साथ अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यह सातवाहन वंश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसी के साथ साथ जब सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक और यह सभी समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हमें शक, कुषाण और वेस्टर्न क्षत्रप हमें देखने को मिलते हैं, ये शासन करते हैं। इनके बाद हमें देखने को मिलता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। अब गुप्त साम्राज्य अपने गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है और अपने साइंस और आर्ट और कल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करें पोस्ट गुप्ता पीरियड की, तो गुप्त साम्राज्य जब समाप्त होता है तो हमें पुष्यभूति देखने को मिलते हैं, चालुक्य और पल्लव वंश देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इन वंशों के समाप्ति के बाद बात करें तो अर्ली मेडिवल चालू हो जाता है और इसके अंदर हमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे शासकों का टाइम देखने को मिलता है। और ये आमतौर पर यहाँ पर आप देख सकते हो, पाला ईस्टर्न इंडिया के अंदर, जो प्रतिहार है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के अंदर अपना शासन चला रहे थे। इसी के साथ चोल, चोल के साथ साथ होयसाल और काकतीय वंश हमें साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, जो भारतीय शासकों का पूरा सिस्टम है इस प्रकार से चलता है। लेकिन 11वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी तक आते आते हम क्या देखते हैं कि भारत के ऊपर लगातार आक्रमण होने लग जाते हैं, और वो टर्किश इन्वेजन, मोहम्मद गौरी का, महमूद गजनवी का, इन सभी का जो एक प्रकार से अटैक है दिल्ली के ऊपर, इंडिया के ऊपर चालू हो जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर अंत में स्थापना कर दी जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम पूरा मध्यकालीन भारत तक की बात करें तो हमारा मौर्य साम्राज्य के बाद से इस प्रकार से हिस्ट्री हमारी चल रही होती है। अब ये आने वाला आप जितना भी चैप्टर देखोगे ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो विलेज, फिर टाउन्स, इसी के साथ साथ अगर आप दूसरे चैप्टर भी देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पर एक चीज नजर आएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, इकोनॉमी की बात की जा रही है या फिर ट्रेड की बात की जा रही है, पिलग्रिमेज यानी जो धार्मिक स्थान है, इन सभी की यहाँ पर डिटेल में अब यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऐसे में हमें यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि इन धार्मिक चीजों को या फिर जो अदर एस्पेक्ट हैं सोसाइटी के, उनको पढ़ने से पहले जो राजनीति है उसको भी अच्छे से समझ ले। और इसी वजह से मैंने आपको सभी डायनेस्टी की लिस्ट बता दी है। आगे आने वाले चैप्टर में जितना भी हम कंटेंट पढ़ेंगे वो इन्हीं डायनेस्टी के इर्द गिर्द घूमता हुआ हमें नजर आएगा।
हम यहाँ पर एक बार इस पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। जैसे ही मौर्य साम्राज्य का समाप्ति होता है तो हमें देखने को मिलता है कि नए नए किंगडम्स का उदय होता है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर इंडो ग्रीक शासन चलाने लग जाते हैं और सेंट्रल एशिया रीजन के अंदर हमें जो शक है वह शासन करते हुए नजर आते हैं। और बाद में ये जो शक शासक है इनको बेसिकली क्या होता है, कुषाणों के द्वारा हरा दिया जाता है। अब कुषाण के बाद हमें यहाँ पर गुप्ता भी देखने को मिलते हैं। गुप्ता के बाद कुषाण, कुषाण के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका समाप्त होने के बाद जो पुष्यमित्र शुंग है उनके द्वारा ही यहाँ पर बेसिकली ये जो क्या बोलते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन है वह किया जाता है। इसी के बाद हमें यहाँ पर कण्व वंश देखने को मिलता है, गुप्ता वंश देखने को मिलता है वेस्टर्न इंडिया के अंदर, और सातवाहन हमें देखने को मिलता है सेंट्रल और साउथ इंडिया के अंदर। वकाटक हमें देखने को मिलता है सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर चोल चेर पांड्य हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे ये चोल चेर पांड्य खत्म हो जाते हैं तो इनके बाद साउथ इंडिया के अंदर जो पल्लव है, चालुक्य है, वह अपना शासन चलाने लग जाते हैं। इसी के साथ ये जितना भी समय हमने पढ़ा इस दौरान हमें एग्रीकल्चर की फील्ड में, जो राज व्यवस्था है उसके फील्ड में, इसके अलावा टाउन क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड यानी व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन आता है। यहाँ तक कि हम क्या है, जो वेस्ट एशिया है, ईस्ट अफ्रीकन है, फिर इसी के साथ साउथ ईस्ट एशिया है, इन सभी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार भी करने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, देखो एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पर वार्निंग भी दे दी है। क्या वार्निंग दी है, पढ़ लेते हैं। दिस डेवलपमेंट टुक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एग्रीकल्चर, टाउन, ट्रेड और रोड, इसके अलावा सराय, ये जितना भी आप परिवर्तन देखोगे ना सोसाइटी के अंदर, रिलीजियन, कल्चर, ठीक है, नए देवताओं को पूजा जाना, ये सारे के सारे परिवर्तन आप क्या देखोगे एक साथ हो रहे हैं, अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम कीप दिस इन माइंड एज यू रीड द रेस्ट ऑफ द बुक। यानी अगर आप यहाँ पर आगे इस किताब को पढ़ते हो तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जितने भी मैंने परिवर्तन बताए ये सारे के सारे परिवर्तन क्या है, एक के बाद अलग अलग स्थान पर होते हुए यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। और इसको मैंने और अच्छे से समझाने के लिए आपके लिए ये जो डायग्राम है इसका मैंने यूज किया, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो पूरा का पूरा एक प्रकार से हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो एक के बाद एक यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न के बाद वेस्टर्न एरिया में हमें देखने को मिलता है इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, सातवाहन, गुप्ता अंपायर, फिर पुष्य भूति, फिर इसके अलावा चालुक्य, पल्लव, फिर उसके बाद पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, फिर उसके बाद चोल, चेर, पांड्य, होयसाल और काकतीय, फिर उसके बाद टर्किश इन्वेजन चालू हो जाता है, महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, फिर उसका एक स्लेब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा यहाँ पर दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो आगे आने वाला जितना भी चैप्टर है वो हम कहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो अर्ली मेडिवल पीरियड देख रहे हो ना, यहाँ पर चोल, होयसाल और काकतीय, यहाँ तक का पूरा जब पूरा स्ट्रक्चर है वो हम क्या बोलते हैं, इस आने वाले जितना भी चैप्टर्स है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को इसलिए बताया ताकि आप आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको कनेक्ट कर पाए। अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ इतना छोटा सा पैराग्राफ था, मैं इसको चाहता तो स्किप भी कर सकता था। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर आने वाली जो वीडियोज है उसको जरूर देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ऊपर जो हमने पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज पहले से ही चला रखा है, पूरा 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।